हरियाणा में फिर दिलचस्प हुई राज्यसभा चुनाव की जंग। अब 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। बीजेपी नेता सतीश नांदल निर्दलीय मैदान में उतरे। संजय भाटिया को बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। करमवीर बोध कांग्रेस के प्रत्याशी। नामांकन के बाद न्यूज 18 के साथ संजय भाटिया की खास बातचीत। बोले, पहले करनाल के लोगों की आवाज उठाते थे, अब पूरे हरियाणा की आवाज उठाएंगे। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसे निभाते हैं। राज्यसभा में चुनाव में करमवीर बोध का जीत का दावा। बोले, इस बार कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट, हमारे सभी विधायक एक है। राहुल गांधी ने आम आदमी को जिम्मेदारी दी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही जारी। सदन में विधायकों ने अपने क्षेत्र के मुद्दों पर पूछे सवाल। कई मुद्दों पर फिर गरमाया सदन। पंजाब में अकाली दल के साथ नहीं होगा बीजेपी का गठबंधन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गठबंधन की संभावनाओं से किया इनकार। न्यूज 18 पर बोले, पंजाब में बीजेपी अपने दम पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। गुरुग्राम में पंजाबी सिंगर के कार्यक्रम में हंगामा। पंजाबी सिंगर मनकीरत तौलक के कार्यक्रम में भिड़े युवक, एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूसे, वीडियो वायरल। करनाल में होली के दिन जबरदस्त हंगामा। घरोंडा सीएचसी सेंटर के डॉक्टर्स और पुलिस में बहस। पुलिस डॉक्टर को उठाकर थाने ले गई। स्टाफ ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला। झज्जर में होली के दिन दिहाड़े मासूम का अपहरण। बदमाशों ने नर्सिंग कॉलेज संचालक के बेटे का किया किडनैप। पुलिस ने कुछ घंटों में मासूम को बचाया। 5 करोड़ की फिरौती के लिए हुई थी किडनैपिंग। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के साथ, जो अब दिलचस्प होने जा रहा है। चुनाव की जंग अब 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है, तो जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी नेता सतीश नांदल ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। संजय भाटिया ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। कांग्रेस से करमवीर बोध ने नामांकन किया है। आपको बता दें कि सतीश नांदल शिवालय कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। वैश्य तकनीकी संस्थान से 1985 में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। साल 2019 में नामांकन के साथ दिए शपथ पत्र में उन्होंने खुद की 11 करोड़ 74 लाख रुपए की चल संपत्ति दिखाई थी, जबकि परिवार की कुल चल संपत्ति 15 करोड़ दिखाई थी। वहीं खुद के लिए 5 करोड़ की अचल और परिवार के नाम की 15 करोड़ की अचल संपत्ति दिखाई थी। आपको 3 तस्वीरें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर संजय भाटिया की, जिन्होंने नामांकन भरा। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो चुने गए थे बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए। दूसरी तस्वीर आपको करमवीर बोध की दिखाई दे रही है नामांकन भरते हुए, जिन्होंने कांग्रेस की ओर से यह नामांकन भरा है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तीसरी तस्वीर अभी सतीश नांदल की आपको नजर आ रही है। ये तीसरे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय तौर पर जो है खड़े होते हैं, नामांकन भरते हैं। तीसरा उम्मीदवार इस जंग में उतर आता है। तो पहले सीधा सीधा समीकरण नजर आ रहा था कि एक सीट कांग्रेस की झोली में दिख रही थी, वहीं एक सीट बीजेपी की झोली में नजर आ रही थी। लेकिन अब यह मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव होने हैं, 2 सीटें हैं, 3 जो हैं उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, 3 नामांकन भरे गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं आए हैं सामने, सतीश नांदल हैं और इन्होंने भी अब अपना नामांकन दाखिल किया है। तो संजय भाटिया 2019 में करनाल के सांसद रहे थे, चुने गए थे और इसके बाद दावेदार थे टिकट के। इन्हीं की सीट पर मनोहर लाल जो हैं वो सांसद बने हैं करनाल से। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं करमवीर बोध, जो हैं पहली बार जो है उन्हें मौका मिला है, राज्यसभा उन्हें भेजा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं अब जो है तीसरे उम्मीदवार भी सामने आ चुके हैं।
तो वहीं इस बीच न्यूज 18 से बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया ने खास बातचीत की। नामांकन के बाद न्यूज 18 पर संजय भाटिया बोले कि राज्यसभा में पूरे हरियाणा की आवाज उठाएंगे। संजय भाटिया ने कहा है क्योंकि पहले भी वो सांसद रहे हैं, लोकसभा में गए हैं, 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी और उन्होंने कहा कि पार्टी से जो जिम्मेदारी मिलती है उसे वो पूरा करते हैं। पहले भी आवाज उठाते रहे हैं लोगों की और अब एक बार फिर राज्यसभा में लोगों की आवाज उठाएंगे। धन्यवाद करता हूं पार्टी नेतृत्व का कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। समय समय पर संगठन का दायित्व, पार्टी का कोई न कोई काम, कोई टास्क, जैसे अभी वेस्ट बंगाल की जिम्मेवारी दी हुई है तो मुझे अवसर मिलता रहता है काम करने का। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं पार्टी की अपेक्षाओं के और समाज की अपेक्षाओं के प्रति खरा उतर सकूं, ऐसा मेरी कोशिश है। क्या लगता है कि एक बार चेयरमैन ही छोड़ दी थी संजय भाटिया ने और संगठन के काम को प्राथमिकता बताया था, फिर टिकट छोड़ दी, कहा कि जो पार्टी का आदेश है वही इनाम है राज्यसभा के रूप में? नहीं, मैं समझता हूं ये पार्टी का ही निर्णय रहता है और चेयरमैनी के नाते मैंने, क्योंकि दो दायित्व थे, मैं चेयरमैन भी था और पार्टी संगठन का मुझे प्रदेश महामंत्री का दायित्व था और मैं समझता हूं दोनों फुल टाइम जॉब थे करने। तो मुझे लगा कि मैं एक भूमिका के साथ शायद न्याय न कर पाऊं, तो मैंने अपनी इच्छा जताई। उस इच्छा को पार्टी ने स्वीकार किया कि मैं संगठन में ही काम करना चाहता हूं। अब भी क्योंकि निर्णय था जिस तरह का हरियाणा का राजनीति के अंदर जो उन्होंने सोचा कि प्रदेश के अंदर कौन काम करेगा, ये ड्यूटी है और पार्टी नेतृत्व तय करता है कौन कार्यकर्ता किस उसमें भूमिका में रहेगा। ये उनका वो निर्णय था और उनका ही सब कुछ था। मैंने कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कोई त्याग करा या मैंने छोड़ा, पार्टी का निर्णय था। पहले करनाल लोकसभा के लिए काम करते थे, अब राज्यसभा के नाते क्या पूरे हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए। अब मेरी कोई उस बात रखने की कोई लिमिट नहीं है। बात तो मैं पहले भी रख सकता था पूरे देश के मुद्दों पे, लेकिन प्राथमिकता रहती थी कि जिन्होंने वोट देके चुन के भेजा। अब ये मेरा पूरा हरियाणा मेरा अपना है और पूरा देश तो न्यूज 18 पर कांग्रेस उम्मीदवार भी सामने आया और उन्होंने कहा कि हमारे सारे विधायक एकजुट हैं। करमवीर बोध ने खास बातचीत की न्यूज 18 से और कहा कि राहुल गांधी के रूप में हमें बढ़िया नेता मिले हैं। राहुल गांधी ने आम आदमी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। करमवीर बोध जो हैं उन्होंने ये बयान दिया है। राहुल गांधी को कहा कि हमें बहुत अच्छे नेता मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि उन्होंने आम आदमी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। लोगों के माध्यम से पार्टी की विश्वास पर पूरा उतरूंगा। जननायक राहुल गांधी जी के जो विचार है कि सबको समान अधिकार, उस पर काम करूंगा और राज्यसभा में जाकर पूरे प्रदेश और देश की मांगे जो हैं उनको मजबूती से उठाऊंगा। पार्टी ने जिस तरह से आप दलित एक्टिविस्ट रहे हैं और लगातार हम पहले भी देखते, जैसा आपने भी कहा कि सचिवालय में भी देखते थे कि आप आवाज उठाते हुए नजर आते थे, तो क्या पार्टी दलितों का सम्मान करती है? क्यों नहीं किया? अभी एनओसीआई का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5 राज्यों के अध्यक्ष जो कभी दिखते नहीं थे और सभी जो कार्यकारिणी है उसमें समान दर्जे का जो मेरे जैसे महामंत्री को जानते छोटा सा आदमी जिसने इतनी बड़ी जो न जिम्मेवारी दी है और मेरे पास कोई सुपार नहीं और कोई साधन नहीं है और मेरे जैसे आदमी को कहां से चुन के निकालना है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज नहीं है इस देश के अंदर। क्या आज जो बीजेपी जो करके चल रही है, जो संविधान को खत्म कर रही है, बीजेपी जो फूट डाल रही है, जाति और धर्म की लड़ाई लड़ रही है, इस देश के संविधान में दिए अधिकारों को खत्म कर रही है और ये कहती है अंतिम आदमी। देश में कम से कम 20 लाख जो ना स्वीपर है, आउटसोर्स कर दिया। हमारे देश का सबसे अंतिम आदमी स्वीपर है, रेगुलर करे ना। आज कहता था डीएससी और ओएससी बना दिया यहाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, दोनों हाथों छोड़े कहते हैं कि हमने ये कर दिया। वो कहाँ गए मंत्री बेदी साहब और जो ना कृष्ण पवार जी के भी जो अधिकार थे? आज हम पूरे देश में नालायक बना दिए, नोट फाउंड स्टेबल कर दिए। क्या कभी भी मुख्यमंत्री एमएलए की कुर्सी नोट फाउंड रही है? क्यों? आज का एजुकेशन मिनिस्टर आप जानते हो क्या योग्यता है? क्या भला करेगा? वो कहता है गांव में जाओगे तो आप अंग्रेजी में बोल के वोट मांगोगे, ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर बनाओगे और हमारे क्वालिफाइड जो पीएचडी स्कॉलर हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको नोट फाउंड स्टेबल कर रहे हो आप लोगों के माध्यम से पार्टी की विश्वास। तो वहीं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही जारी है। विधानसभा में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे रखे और कई मुद्दों पर फिर सदन गर्माता नजर आया है।
तो लगातार विधानसभा की कार्यवाही जारी है। बजट जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से पेश किया गया है और बजट सत्र का आज 8वां दिन है। बजट सत्र के 8वें दिन भी विधानसभा की कार्यवाही जारी है। दोपहर 2 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है जो इस वक्त चल रही है और विधानसभा में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे रखे। कई मुद्दों पर फिर सदन गर्माता नजर आया है। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਡਸ ਦੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 21 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 67 ਲੱਖ ਤੇ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 21 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 21 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਡਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ PWD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ FD ਦੁਆਰਾ ਇੰਪੈਨਲਡ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ CM ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਡਸ ਦੇ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਓਪਨ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਇਆ। 1464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ खाली पड़ी। हरियाणा हैज रिकॉर्डेड ये NCRB की रिपोर्ट पर NCRB की रिपोर्ट कहती है 2000 कि हरियाणा हैज रिकॉर्डेड ए पर कैपिटा क्राइम रेट ऑफ 3.8%। तो इसमें द मर्डर, रेप, थेफ्ट एंड मोर इट इज वन ऑफ द 10 मोस्ट डेंजरस स्टेट ऑफ द कंट्री। ये NCRB की रिपोर्ट है स्पीकर साहब। इसमें जब नए DGP साहब ने ज्वाइन किया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका डाटा जो मैंने उन्होंने ये कहा जी 18 से ऊपर की लड़कियां एक साल में 11,000 लड़कियां लापता हो गई। 18 से ऊपर की उनका बयान। 18 साल से नीचे की लड़कियां 3,000। एक साल में 14,000 लड़कियां गुम हो गई। ये कानून व्यवस्था है, उसके ऊपर बजट घट रहा है। किसी भी स्पीकर सर मैं बताऊं किसी प्रदेश का विकास जो है ना जी वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और किसान से गुजरता है। और ये
इन हेड में कितनी एलोकेशन हुई है मैंने आपको बताई, आपके माध्यम से सदन को। असली तस्वीर में सारे स्वीर, इसके बावजूद सरकार बात करती है विजन डॉक्यूमेंट, आसमान 2047, पता नहीं कौन मरेगा, कौन जिएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आसमान की तरफ देख रही है। लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश जो है ना स्पीकर साहब, आसपास की आसमान की तरफ देखने भेज रहा है धरातल पर, जो जबकि प्रदेश ज्वालामुखी के ढेर पर खड़ा है। स्पीकर साहब, ज्वालामुखी के ढेर पर, यहाँ पर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, नशाखोरी, किसान की दुर्दशा और कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। बात करते हैं आसमान छूने की, बात करते हैं आसमान छूने की, रहने दो थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा इतना जुल्म तो ना कर, इतना जुल्म तो ना कर। तो इसके साथ स्पीकर साहब बात आती है पब्लिक हेल्थ की। पब्लिक हेल्थ में इनका 25-26 में रिवाइज एस्टिमेट था 5,069 करोड़ का। 26-27 में मुख्यमंत्री जी आपने बजट एस्टिमेट दिया 5,912 करोड़ का। पब्लिक हेल्थ में 2.69% बजट था, 26-27 में आपने दे दिया 2.64, कट कर दिया। तो आप देखो पब्लिक हेल्थ में जी 60% के करीब जो टैंक हैं या तो लीक कर रहे हैं या घास फूस खड़ा है, उनकी क्वालिटी नहीं है, उनको मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है। 80% आप इंक्वायरी कर लो, सरपंचों से ये डेटा मंगाओ सारे हरियाणा का, 80% फिल्टर जो है वो पब्लिक हेल्थ में सफाई नहीं हो रही। तो जब यहां तक बात है, उसके बाद आप बजट काट रहे हो जी, तो सरकार नए टैक्स बढ़ाने, पीने के पानी की सप्लाई भी नहीं हो रही, इंप्रूव करने की बात करें। इसकी दूसरी तरफ 26-27 के बजट में किस प्रकार की जो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये एक चिंता का विषय है प्रदेश के पीने के पानी। क्यों पीने के पानी की क्वालिटी से जो है, जीवन ने पीने के पानी मंगवाया अपने 52 गाँव से, मैं टेस्ट करवा रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट आपको दूंगा कि किस तरह से ये बात हो रही है जी। सारी बजट घटते जा रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही। फिर आया जी डेवलपमेंट एंड पंचायत का। किसी प्रदेश की संरचना गांव के हालात पर निर्भर करती है। इसमें 25-26 में रिवाइज एस्टिमेट था जी 7,083 करोड़, 26-27 में बजट एस्टिमेट में आया 8,703 करोड़। ये 3.50 था, ये 3.1। तो इस तरह से लगभग 2 सालों से सरपंच साहिब, हरियाणा के सरपंच साहिबान, मुख्यमंत्री जी, आप पंचायत मंत्री जी, 2 साल से सरपंच साहिबानों के एस्टीमेट पड़े 2 साल से, मेरे पास रिकॉर्ड है, 2 साल से, 2 साल से निकली। चोर साहब ने पंचायत डेवलपमेंट के बारे में कहा कि जो पिछले वर्ष की बजाय जो बजट घटाया 22.88% पंचायत का बजट बढ़ा के दिया है, 22.88। मैं अगर सत्य नहीं बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन आए। अगर मेरे पास तो रिकॉर्ड है जी, किसके तहत 22%? क्या बात करते हो? साल से बजट पंचायत का बढ़ा कर दिया। पिछले साल था 3.41%, अब के बार है 3.89%। अगर इसमें आप मेरे पास ही अब भी आप कैलकुलेट करवा लो, आप इसमें है परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। परसेंटेज का मामला है, डेसिमल का मामला नहीं है ये सब परसेंटेज का मामला है। आप बैठ के देखा क्या बोल रहा हूं। तो इस प्रकार सरकार जो है गांव के प्रति जो है सरकार की सोच को ये दर्शाता है कि भाई किस दिशा। 2 साल से सरपंचों के एस्टीमेट पड़े हैं जी, छोटी छोटी गलियों के, नलियों के, फलाने के, दकर। तो हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी है, जहां अलग अलग मुद्दे जो है अपने अपने क्षेत्र के विधायक रख रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर जवाब भी दिया जा रहा है। सैनी सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं रिलेटेड विभाग के, वो उसका जवाब दे रहे हैं।
कई मुद्दों पर सदन गर्माता भी नजर आ रहा है। क्या बात करें, कोई विपक्ष का एक भी नहीं आया। क्यों आए विपक्ष? हरियाणा को डुबो रहे हो, अब हम डूबने में हिस्सेदार बनेंगे। अगर बजट, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोल रहे, कोई बोल रहा, जब क्यों आए अध्यक्ष जी, विपक्ष क्यों आए? अपना जो हरियाणा कर्जे में डुबा रहे उसमें साझीदार बनने के लिए लोगों से, मतलब ये कहते हैं तो हमने विपक्ष से सलाह कर ली, हमने इस वास्ते कर्जा ले लिया, कर्जे में डुबा दिया हरियाणा को। क्यों आए भाई? हाँ, बढ़िया काम करो, अगले साल आ जाएंगे हम। चलिए स्पीकर सर, एक स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, कर्ज के ऊपर लेकर के मैंने बहुत डीपली बात की, एक बार नहीं की माननीय अध्यक्ष जी, कई बार इस महान सदन के अंदर मैंने बात रखी है कि कांग्रेस का जब कार्यकाल था उसकी नीति आयोग ने एक विंडो भी तय की है माननीय अध्यक्ष जी, भी इस विंडो से ऊपर ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते। इनके समय के अंदर जो कर्जे की विंडो थी माननीय अध्यक्ष जी, उसको टच कर गई थी और लाल रंग हो गया था उसका, लाल, और ये बातें कर रहे हैं, उसका लाल रंग हो गया था। हाँ जी, हमने उसको कम किया, दे दूंगा इनको। अभी हमने लक्ष्य रखा है, कई बार कहा है, हर बार ये कहेंगे पहले 10-11 साल हम कहेंगे तो जी, पहला एक बार दे नहीं, हर बार हमें बताना पड़ेगा। क्या कर रहे हो 11 साल से? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है। हर बार आप कहते हो इनके समय में, और हमारे समय में तो हो गया, तुम्हारे समय में क्या हुआ? एक बात तो कर दो। मान्य अध्यक्ष जी, अपने समय में एक वो किया, एक बात अपने समय में उसको कम कर रहे हो। 24 फसलों के MSP दे, 24 फसल हरियाणा में इस बजट की कौन सी होती है 24 फसल? इस बजट के अंदर मैंने इस बजट के अंदर ये भी कहा है कि अगले साल से जो इनके समय का कर्जा था, जिसको हम देने का काम कर रहे, वो इस साल के अंदर पूरा का पूरा उतर जाएगा, जो इन्होंने कर्जा लिया था बिजली विभाग से। अगले साल से मैंने अपने बजट भाषण के अंदर इसकी चर्चा की कि अगले साल से पता लग जाएगा कि कितनी गति से कर्जा कम हो रहा है। तो कर्ज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया, जिसका जवाब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इस साल जो बजट पेश किया गया है, उस दौरान भी उन्होंने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है कि अगले साल तक जो कर्जा था वो उतर जाएगा हरियाणा का। तो कर्ज का मुद्दा विधानसभा में गूंजता नजर आया। और 3 विधायक जो निर्दलीय हैं वो भी उनके साथ हैं। तो नंदल जी, आज निर्दलीय के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल किया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने अभी बताया था, पर्चा दाखिल किया है, अभी कल स्क्रूटनी होगी, फिर कैंडिडेट बन जाएंगे इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट विधायक हमारे साथ हैं। हम चारों मिलकर सभी विधानसभा के हमारे जो माननीय सम्मानीय सदस्य हैं उनके पास जाएंगे, वोट की अपील करेंगे। परिणाम 16 तारीख आपके सामने करते हैं कि जो और पार्टी, तो जो इलेक्शन लड़ता है वो जीतने की करता है, कौन नहीं करता, वैसे क्यों लड़ता है? और बाकी तो भविष्य के गर्भ में है, ये तो राजनीति आप जानते हैं अच्छी तरह से। रोहतक के नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी अपील करेंगे क्योंकि उन्हीं के इलाके से। मैं रोहतक का पहली बात तो मैं नेता वेता उन्हें काम कार्य करता हूँ, और ये है तो भूपेंद्र हुड्डा जी से मेरे भाई क्यों नहीं अपील करूँ, मैं सभी से अपील करूंगा। अभी आप भाजपा के भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो अभी भाजपा में हैं या भाजपा से त्याग पत्र दे दिए? ये निकट भविष्य में पता लगेगा इस बात का। रिजाइन किस लिए करना, मुझे आप ये बताइए। निर्दलीय तौर वो संगठनात्मक दृष्टि है, ये सरकार का मैटर, इलेक्शन का मैटर है, संगठन का, और ये दोनों अलग अलग इशू है। तो सरकार के जो MLA हैं वो प्रस्तावक के रूप में आपके साथ आए हैं? देखिए, प्रस्ताव के रूप में आए, आपको पता लग जाएगा। बिल जिससे भी आप प्रार्थना को वह है कि सरकार के हमारे MLA साथी जाए, सारे के सारे आए। मेरा आखिरी सवाल है कि आपको उम्मीद है या विश्वास है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस में के विधायक जो हैं वो खेल करते रहे हैं, और 2 बार वो चाहे RK आनंद की बात करें या अजय माकन की बात। खेल की बात नहीं है, ना किसी खेल की बात है। ये प्रजातांत्रिक प्रणाली से देश चलता, प्रदेश चलता है, उसी की प्रक्रिया। इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, इसी अधिकार के तहत, भारतीय संविधान के तहत मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सतीश नांदल हमारे साथ थे, और जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर के आए हैं, और यही कहना है कि
सभी विधायक उनके साथ हैं, सभी से वो अपील करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो और निर्दलीय विधायक राजेश जून साहब, आपने सतीश नांदल जी का साथ दिया है और प्रस्तावक के रूप में आप भी थे, क्या उम्मीद करते हैं कि तीसरा उम्मीदवार जीत पाएगा? तीसरा कहाँ, दूसरे हैं ये? दूसरा उम्मीदवार तो कांग्रेस का भी आया है। हम तो अपने को दूसरा मानते हैं। अच्छा, दूसरा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी आपकी मदद करते हुए नजर? सभी करेंगे, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले भी, इनेलो वाले भी और हम इंडिपेंडेंट भी, चारों मिलके करेंगे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा वोट ले लें। देवेंद्र काद्यान भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, क्या उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की आज एक कह सकते हैं कि रोचक बना दिया है आप लोगों ने इस चुनाव को? देखिए, हम निर्दलियों की भी एक तरीके से कम्युनिटी कह सकते हैं और हमारी कम्युनिटी का हमने एक अपने बड़े भाई को कैंडिडेट बनाया है और बहुत सारे ऐसे साथी तीनों पार्टियों के जिनसे हमने बात करके और उनसे सहमति ली और सहमति लेकर हमने आज ये नॉमिनेशन हमने भाई साहब का कराया है। और मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि जो साथी, क्योंकि हम सब पहले दूसरी पार्टी में थे, बहुत सारे साथी अभी भी उस पार्टी में है, तो हमने तीनों पार्टियों के लोगों से बात करके ये साझा एफर्ट किया है और मुझे पूरा विश्वास है इसमें कामयाब हो। क्योंकि आपने सरकार को समर्थन दे रखा था, तो अभी भी कहीं ना कहीं सरकार से आशीर्वाद प्राप्त है? देखिए, मैंने कहा ये जो चुनाव है पार्टी और पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर ऐसे लोगों का एक समूह जिनके आपस में विचार खाते हैं। अब हम निर्दलीय चुनाव जीते तो वहां पार्टी का किसी पार्टी का रोल नहीं रहता, वो सीधा एक चेहरे के ऊपर जाता है। तो हमने भाई साहब के चेहरे पे और ऐसे लोग जिनके हमारे विचार मिलते हैं तीनों पार्टियों के, सहमति जता के हम आगे बढ़े। देवेंद्र काद्यान भी पार्टी से न लड़ करके निर्दलीय लड़े और चुनाव जीत गए, तो क्या लगता है कि अब भी ये निर्दलीय मैदान में उतारेंगे तो देवेंद्र काद्यान की किस्मत भी काम करेगी? बिल्कुल, हमने अपना गणित पूरा बिठाकर ही आगे प्रयास किया है। बिल्कुल देख सकते हैं कि आप देवेंद्र काद्यान है, निर्दलीय विधायक है, वो भी साथ हैं। जो सतीश नांदल है तीसरे उम्मीदवार के रूप में आए हैं, उनके साथ हैं और हमसे बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे पूरा गणित बिठा करके ही हम मैदान में उतरे हैं और जरूर जीतेंगे।